Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने आप के इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4, जो कि ऑप्शनल करके उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर के सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। वैसे ये ऑप्शनल है बट लेकिन इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। इस तरीके से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 सो ऑन इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछता भी है, इसलिए इसको मैं करवा रहा हूँ। एक एपी सीरीज दिया हुआ है, देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि वैल्यूज कम होते जा रहे हैं टर्म्स का। 121 है, फिर 117 है, 113 है, ऐसे करके आपका कम होता जाएगा। तो देखिए कम होते 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 एक जगह ऐसा आएगा इसका वैल्यू हो सकता है 0 हो जाए, फिर यहाँ से निगेटिव नंबर भी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो करके ये छोटा होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा टर्म, यानी ऐसे अगर हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाए तो कौन सा टर्म जो पहला होगा वो निगेटिव होगा। और आपको पता है इंटीजर्स आप अच्छे से जानते हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, अगर 0 से कोई भी नंबर छोटा हो गया, जस्ट 0 से छोटा हो गया तो वो नंबर निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए जैसा हिंट में भी दिया, फाइंड एन फॉर ए एन इज लेस देन 0। हम लोग इसका nth टर्म निकाल लेते हैं और nth टर्म को 0 से छोटा रखते हैं। क्यों? क्योंकि nth टर्म हमको पता चला यानी कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव होगा, तो an का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए क्योंकि 0 से छोटा होगा तभी तो निगेटिव नंबर स्टार्ट होगा ना। तो चलिए मैं करता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए गिवन एपी पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन एपी क्या दिया, एपी सीरीज जो क्वेश्चन में दिया मैं नोट कर रहा हूँ, 121, 117, 113 सो ऑन, यही हमारे पास एपी सीरीज है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बोलूँ कि ए का वैल्यू बताओ तो क्लियर कट दिख रहा है कितना है, 121 है। मैं बोलूँ आप डी का वैल्यू बताओ तो 100, क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, तो 117 में से आप 121 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये -4 दिया है। ठीक है, तो nth टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ए एन आप बताओ तो ए एन का वैल्यू क्या होगा, a + n - 1 × d। फार्मूला तो यही है, आप जानते हो। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए का मतलब है 121 प्लस n ये तो हमको बताना है ना, तो n का वैल्यू तो n ही अभी आप फिलहाल रहने दो। ठीक है, n - 1 × d का वैल्यू कितना है, ×-4। कैलकुलेट कर लीजिए तो 121 में ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -4n और +4 हो जाएगा। तो an का वैल्यू हमको कितना बच्चों मिल गया भाई, 121 में से 4 ऐड कर लीजिए तो 125 और -4n। और आपको पता है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए an का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म an मस्ट बी लेस देन 0। an का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए हम लोग बात करें तो an का वैल्यू कितना है, 125 - 4n इज लेस देन 0। 4n को अगर हम लोग उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसे इक्वल वाले साइन को सॉल्व करते हैं ना, जस्ट लाइक वैसे ही करते हैं। थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 4n। अब ये उधर जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4n इज ग्रेटर देन 125। भाई इसको मैं उधर ले गया और उसी को इधर लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके मैं कर रहा हूँ, बात समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन, भाई 4 से डिवाइड करो तो 125 / 4। तो n इज ग्रेटर देन, अगर आप हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 31 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा आप कैलकुलेट करके देख लोगे तो 25 आएगा। मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको निगेटिव टर्म के लिए
n का वैल्यू 31.25 से बड़ा होना चाहिए। अब एक बात आप सोचो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, न तो फ्रैक्शन में होगा न तो निगेटिव होगा। तो अगर देखेंगे, अगर हम लोग फ्रैक्शन में नया है तो 31 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 32 आता है। तो 31.25 से बड़ा होना चाहिए और वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक इन द सेंस कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक 30, 31, 32, 33। तो 31 के बाद कौन सा नंबर आता है, 32। तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, 32 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं लिख दूं, तो आंसर करके मैं लिख देता हूं अब यहाँ पर, क्योंकि आंसर ही हम लोग लिखते जा रहे हैं। ठीक है, 31 के बाद क्या आ रहा है, 32। 32th टर्म will be first negative term of given AP। इस तरीके से बच्चों ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी भी AP सीरीज के थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म को अगर हम लोग आपस में जोड़ें, ठीक है, तो उनका सम 6 आ रहा है और दोनों ही टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उनका प्रोडक्ट 8 आ रहा है। तो हमको क्या करना है, बताना है कि अगर इसी AP सीरीज के फर्स्ट 16 टर्म को ऐड किया जाए, यानी SN का वैल्यू पूछ रहा है, S16 का वैल्यू वो क्या होगा। बहुत सिंपल सा बात है भाई। मान लेते हैं इस AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस D है। अगर बोल रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ, तो अगर मैं बोलूँ थर्ड टर्म बताओ, तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं। और A3 क्या होता है, A + 2D होता है, यही होता है। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ऐसा करके आप लिख लेना, लेट द फर्स्ट टर्म भी A एंड कॉमन डिफरेंस भी D, ऐसा करके आप इतना लिख लेना। तो A + 2D का वैल्यू कितना बोल रहे हैं, बस यही होगा ये भाई थर्ड टर्म, बस वैल्यू अभी आप छोड़िए, ठीक है। और सेवेंथ टर्म बोल रहा तो A7 अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, A + 6D होता है। ये तो आपको लिखने आता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूँ कि कैसे लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का अगर हम लोग क्या कर दें, सम कर दें, इन दोनों को अगर हम लोग आपस में ऐड करें तो आंसर 6 आ रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है ना। तो A + 2D + A + 6D = 6, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ऐड कर लीजिए, A मिलकर के 2A हो गया और 6 और 2 + 8D = 6। 2 से डिविजिबल है, काट के छोटा कर लीजिए। तो A + 4D = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो A + 4D = 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो फिर अगेन आगे बढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट करिए। तो A + 2D × A + 6D, और ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 8 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो A और D मिक्स हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने में। तो मैं आसान करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ से A का वैल्यू निकाल लें, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो A = कितना मिलेगा आप बताओ, 3 - 4D मिलेगा। ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, A की जगह 3 - 4D यहाँ पर रख लेते हैं। रख लें, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो चलिए मैं करता हूँ, देखिए ध्यान से कैसे हम लोग कर रहे हैं। चलिए वही काम करिए। तो A की जगह आपको क्या रखना है, 3 - 4D, तो 3 - 4D रख लेते हैं। 3 - 4D और +2D है तो +2D लिख लेते हैं। इंटू कितना है, A की जगह फिर क्या लिखेंगे, 3 - 4D और प्लस कितना है, 6D, और इक्वल्स टू कितना दिया, 8 दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो A की जगह हम लोग 3 - 4D किया पुट, D की जगह वो सेम है, A की जगह 3 - 4D और ये फिर 6D।
अब कैलकुलेशन करिए, कैसे करेंगे देखिए, इसको अगर हम लोग बच्चों कैलकुलेट करते हैं तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2d आएगा, इनटू ये कितना है 3 और 6 में से 4 माइनस करोगे तो प्लस 2d आएगा और इक्वल्स टू कितना है 8 है। फर्दर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए मैं करता हूँ, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6d, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6d, फिर माइनस 2d से करिए तो 3 2 जा 6 तो माइनस 6d और माइनस 2 2 जा 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। देखिए प्लस 6d माइनस 6d तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या बचा इम्प्लाइज करके यहाँ लिख देता हूँ, जगह है मेरे पास, तो ये मिलेगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, तो आपको मिलेगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इम्प्लाइज क्या मिलेगा d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। और आपको पता ही है, क्या पता है, अगर स्क्वायर होता है तो राइट साइड जा करके वो रूट में कन्वर्ट होता है और वो प्लस माइनस करके लिखते हैं, इतना तो बेसिक्स में आपको पता होगा। तो d का वैल्यू यहाँ आप कैलकुलेट करोगे प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/4 का अंडर रूट क्या होता है 1/2 होता है। तो इस तरीके से d का वैल्यू हमारे पास आ गया। यहाँ तक आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं पेज को टर्न करूँगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, अब d का वैल्यू हम लोग इक्वेशन रख के a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या था, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d था, आप नोट किए होंगे, मेरा तो बैक साइड चला गया। और d का वैल्यू हमारे पास कितना है, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, d का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आया था, ठीक है। तो एक बार हम लोग प्लस रखते हैं और एक बार माइनस रखते हैं, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इफ d इज इक्वल टू 1/2 तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 यानी 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। कब आया, जब d का वैल्यू 1/2 था, ठीक है। अब इफ d इज इक्वल टू माइनस 1/2 करके चेक कर लीजिए, तो क्योंकि देखिए d आपको पता है कि निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस तो दोनों हो सकता है ना। तो a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा +1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 4 आया व्हेन d इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए a भी अलग है, d भी अलग है, तो यहाँ पर कन्फर्म है कि अब हमको दो सम मिल सकता है। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो एक बार इस कंडीशन को लेकर के हम लोग ऐसे निकालना पड़ेगा, हमको अब 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और एक बार इस कंडीशन को लेकर के निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए SN निकाल लेते हैं। तो SN का फार्मूला पहले लिख लीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है। अब देखिए S16 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो S16 हो जाएगा, तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा 16/2। अब देखिए एक बार बच्चों आपको इस वैल्यू से SN निकालना है और एक बार इस वैल्यू से निकालना है, तो मैं एक निकाल रहा हूँ, दूसरा आप लोग करोगे, ठीक है। जैसे मैं पहले के निकालूंगा वैसे ही a और d की जगह आप ये रखकर इसको निकाल लेना। चलिए तो रख लेते हैं 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, ऊपर में देखिए मैं ऊपर वाले वैल्यू से निकाल रहा हूँ, प्लस n मतलब 16 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 1/2 है। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 16/2 8 हो जाएगा, और यहाँ कैलकुलेट करिए तो 2 प्लस 16 में से 1 माइनस करोगे 15, तो ये हो जाएगा 15/2। फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो n16 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 8 2 जा 16 और देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 5 4 जा 60 और दोनों को ऐड करोगे तो 76 आएगा। इस तरीके से एक अगर 1 है d 1/2 है तो S16 का वैल्यू 76 आएगा। एक आंसर तो आपका ये हो गया, और सेकंड आप खुद से निकालोगे, उसका वैल्यू आंसर आप देख लेना, आई थिंक शायद उसका आंसर 20 आएगा। तो सेकंड को मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, SN इक्वल्स टू 16 आएगा, लेकिन इसका वैल्यू आपको खुद से निकालना है। a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू -1/2 रखें, तब ये जाकर के क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ईजी है, इसलिए इतना पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? अ लैडर हैज रग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी फिगर 5.7। द रग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rugs are two whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rugs? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझिए, आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो। यहाँ पे हिंट भी दिया कि नंबर ऑफ जो रग्स होगा वो 250/25, ठीक है, +1 होगा। ये क्यों होगा? यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सीढ़ी है, नॉर्मल सीढ़ी जो होता है हम लोग जो गांव वगैरह में यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो जो रग्स का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का सीढ़ी है, ठीक है। तो मैं सीढ़ी यहाँ पर थोड़ा सा बना ही लेता हूँ, क्योंकि नहीं बनाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं छोटा सा सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीन पर तो देख ही चुके हो क्वेश्चन में कि वो सीढ़ी कैसा है। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का है, ऐसा आप देख रहे हो ना, कंटिन्यूअस जो लेंथ देखिए छोटा होता जा रहा है, ये छोटा हो गया, उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया। ऐसे ही नंबर ऑफ रग्स ज़्यादा है, स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए जो लास्ट वाला है, सबसे नीचे वाला, इसका जो लेंथ दिया है वो 45 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो सबसे टॉप वाला रहेगा, बीच में और भी रग्स है ना, इतना ही नहीं है, ये बात आप पहले समझ लीजिए। जो लास्ट वाला है वो 25 है, 25 सेंटीमीटर। अब लास्ट वाले रग्स से और इस वाले रग्स के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो दिया है 2 होल 1/2 मीटर। एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है और ये जो लेंथ है वो मीटर में है, तो आप इसको भी मीटर में बदलोगे और इसको अगर आप मीटर में बदलोगे तो 5 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए, और अपॉन 2 है, तो फर्दर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 250 आएगा, ठीक है, 250। अब ये सेंटीमीटर आया, मतलब जो सबसे टॉप का डंडा रहेगा, जो सबसे नीचे का रहेगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो 250 मीटर आएगा। चलिए ये तो बात हो गया, समझ में आ गया होगा। हमको बताना है कि ये जो रग्स है बच्चों ना, ये जो है इस डंडे को, इस डंडे को, इस डंडे को, ऐसे करके सोन जितने भी डंडे हैं सबको अगर आप ऐड करोगे तो कुल कितना लेंथ लगेगा, क्योंकि एक लंबा सा डंडा होगा, उसी से तो काट काट के ये रग्स आप बनाओगे। रग्स का मतलब यहाँ पे हुआ सीढ़ी का डंडा जिसके ऊपर आप पाँव रख के चढ़ते हो, ठीक है। तो सभी रग्स को ऐड करके हमको बताना है, तो हम लोग ये काम करते हैं। देखिए एक तरीके से ये जो रग्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो लेंथ 1-2 का निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस दिया हुआ है, दो रग्स के बीच का भी डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ रग्स निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ रग्स आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए अगर मैं इतने के हिसाब से समझाऊँ, सिर्फ जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, देखिए अगर हम लोग को ये लेंथ पता चल जाए, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग इस लेंथ को निकालें तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यानी ये 4 लेंथ आ रहा है बीच बीच में। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रग्स देखो एक ज़्यादा हो जाएगा, कैसे, काउंट ही कर लो, 1 2 3 4 5, यानी दो डंडे के बीच का स्पेस पूरे सीढ़ी में जितना ज़्यादा रहेगा रग्स उससे एक ज़्यादा होगा। इसीलिए देखिए आपके हिंट में भी दिया है जो नंबर ऑफ रग्स है, ये जो टोटल लेंथ है उसमें 1 ऐड कर दिया है, 250/25 +1 दिया ना। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि +1 क्यों कर रहा है, तो +1 इसीलिए कर रहा है कि ये जो 250/25 आपने जो किया वो ये लेंथ निकल रहा है, ये वाला बीच वाला लेंथ, और हमको ये बीच वाला लेंथ थोड़ी नहीं चाहिए, हमको तो ये डंडे से मतलब कुल कितना डंडा सीढ़ी में लग रहा है, तो ये जो लेंथ निकालोगे उसमें +1 ऐड कर दोगे तो आपका ये नंबर ऑफ रग्स पता चल जाएगा। तो मैं नंबर ऑफ रग्स कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो टोटल नंबर ऑफ रग्स ही बोल रहे हैं ना, हाँ रग्स कितना हो जाएगा। देखिए टोटल अगर मैं बात करूं 2.5 मीटर का मतलब क्या होता है आप बताओ। अरे भाई 2.5 मीटर का मतलब होता है 250 सेंटीमीटर, तो 250 मैं डायरेक्ट इसीलिए लिख रहा हूँ, ये जो मैं टोटल लेंथ लिख रहा हूँ ना, तो ये टोटल लेंथ 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर मतलब 250 सेंटीमीटर अपॉन, अब अगर ये स्पेस निकालूं कि ये स्पेस कितना 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 है, तो देखिए दो डंडे के बीच का 25 है, तो
टोटल कितने डंडे बनेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 250 को 25 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए 250/25। और मैं आपको बताया कि ये जो निकल रहा है वो ये स्पेस कितना कितना निकल रहा है, तो ये 1 2 3 4, तो उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा, तो +1 अगर आप ऐड करोगे तो आपका ये कैलकुलेशन आएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 और +11, तो यहाँ पर जो n का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11, यानी इस लैडर में जो टोटल नंबर ऑफ रग्स है वो 11 है। तब आपको बहुत आसान हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये वाला पहला डंडे का लेंथ कितना 45, तो ये ए का काम करेगा, ये 45 हो गया। आखिरी वाले डंडे का लेंथ कितना 25, तो एक तरीके से लास्ट टर्म हो गया, तो एल का वैल्यू हो गया 25 और नंबर ऑफ रग्स तो एन का वैल्यू 11 है ही। तो देखिए सोल्यूशन में कर दिया हूँ, ध्यान समझ लीजिए। एस एन का ये वाला फार्मूला हम लोग लगा लेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास ए एल एन है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a + l। बात समझ में आ रहा है। तो n का वैल्यू 11 ही है, 11/2। a का वैल्यू हम लोगों ने देखा है, लैडर का जो सबसे निचला रग्स है उसका लेंथ 45 और लास्ट वाले का कितना 25, तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो a + l। इसी कैलकुलेशन को आप बस कर लीजिए, तो S11 इज इक्वल टू 11/2, 45 + 25 मिलकर 70 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे 770/2 और आप डिवाइड कर दोगे तो 385 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस लैडर का रंग्स बनाने के लिए जो टोटल वुड रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, 385 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। इस वीडियो में इतना तक ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।